हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में आपसे बातें करने जा रहा हूँ। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने इसको दो पार्ट में बांट रखा है आपको समझाने के लिए। तो आज उसके पहले पार्ट को हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि बेसिकली इस बात को बताता है कि एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीज़ों को टेकअप करते हैं, किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से एरियाज जो हैं वो इकोनॉमिक्स कवर करता है स्टडी के पर्पज से। तो उन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वैसे इसके पहले के जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन दिया था, अर्थशास्त्र के बारे में बताया था, इसकी डेफिनेशंस के बारे में बताया था, और काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी हम लोगों ने उसमें डिस्कस की थी। और एक चीज़ आपने वहाँ ऑब्जर्व की होगी, नोट की होगी कि अलग अलग समय पर इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनका फोकस पॉइंट भी लगातार चेंज होता रहा है। एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर फोकस पॉइंट उसका चेंज होता रहा है, फोकल पॉइंट था जो भी डेफिनेशंस का, तो अकॉर्डिंगली अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, स्कोप है इकोनॉमिक्स का, जो वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होता रहा है। इसको अभी आगे भी ये चीज़ सामने आपके आएगी। तो जो मैं कहना चाहता था वो ये कि जब मैंने आपको अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में बताया, डेफिनेशंस के बारे में बताया है, तो वो सारे डिस्कशंस ही अपने आप में इस बात को बता रहे थे कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें जब उन डेफिनेशंस या उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी हम लोग ने कवर की हैं। बहरहाल एक साथ इन सारी चीजों को एक साथ रख के हम देख सकते हैं। तो जब हम स्कोप की बात करते हैं और डेफिनेशन की बात करते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि बोथ आर रिलेटेड एंड बोथ एक्सप्लेन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पे एक तरीके से डिपेंडेंट है। कि जब हम किसी चीज की डेफिनेशन देते हैं, ऑब्वियसली हम ये बताते हैं कि वो उस चीज का एरिया क्या है, उस चीज का स्कोप क्या है। और जब हम किसी चीज के स्कोप के बारे में बताते हैं, देन ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं आप कह सकते हैं, एंड बोथ आर एक्सप्लेनिंग ईच अदर। सो स्ट्रेट ओवर कमिंग ओवर टू स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के क्षेत्र पे अगर हम आए तो इसका मुख्य रूप से इसमें दो चीजें आती हैं। प्राइमरली टू पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड। नंबर वन, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु क्या है। इकोनॉमिक्स को हम ले रहे हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है। और दूसरी चीज है नेचर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो इस सब्जेक्ट की थोड़ी आप गहरी समझ रखने के लिए इन चीजों को पर अटेंशन फोकस कर सकते हैं। लिमिटेशंस या सीमाएं अर्थशास्त्र के विषय में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र की सीमाएं या लिमिटेशंस रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी यहाँ पर मैटर करते हैं। लेकिन वो लिमिटेशंस ऑटोमेटिकली वो डेफिनेशंस वाले सेक्शन में आपके सामने आई थी, और यहाँ पर भी आप देखेंगे जब हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट मैटर को या नेचर को, तो वो लिमिटेशंस ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट just viewing the scope of economics, which is obviously based on definitions. So ट्रेडिशनली जैसा कि आपने देखा था कि इकोनॉमिक्स को जब डिफाइन किया गया था तो वहां आपके सामने क्लासिकल या स्मिथ का व्यू आया था, जो इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ मानता था, और उनके सपोर्टर्स का भी वही व्यूज थे उनके भी। और वहां पर जब अगर आप उस नजरिए से इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात करें, सो ऑब्वियसली व्हाट इज वेल्थ, धन क्या है, व्हाट इज इट्स नेचर, इसकी धन की प्रकृति क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेल्थ, धन के कारण क्या है। इस तरीके की चीजें ही इकोनॉमिक्स के स्कोप में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आ सकती हैं। बहरहाल ये कंसेप्ट जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं संकीर्ण था, इट वाज अ वेरी नैरो कंसेप्ट फॉर इकोनॉमिक्स।
तो इसलिए ज़्यादा प्रेवेल नहीं किया, और अब हम थ्योरेटिकली इस चीज़ की तो वैल्यू है, लेकिन प्रैक्टिकली इस व्यू की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। Then we come across Marshall's definitions or Marshall's views, which were focused on human welfare and more on material welfare of human being. तो मार्शल या उनके फॉलोअर्स जो वेलफेयर इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स को लिंक किया ह्यूमन एक्टिविटीज से, और ह्यूमन की भी सारी एक्टिविटीज से नहीं बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, और वो भी ह्यूमन बीइंग में भी जो रियल ह्यूमन बीइंग या जो सोसाइटी में रहते हैं उनके लोगों के ये जो एक सामान्य मनुष्य है उसका अध्ययन है। और यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा कंफाइन कर दिया, थोड़ा सीमित कर दिया शास्त्र के क्षेत्र को मटेरियल वेलफेयर से एसोसिएट करके, कि जो भौतिक कल्याण का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है भौतिक कल्याण की, उससे इन्होंने लिंक कर दिया इकोनॉमिक्स को। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कंट्रीब्यूशन तो ये एक तो है कि उन्होंने इसको ह्यूमन बींग्स के साथ एसोसिएट किया बजाय वेल्थ के, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स के स्कोप को या सब्जेक्ट मैटर को बहुत लिमिटेड कर दिया। देन वी कम अक्रॉस रॉबिन्स डेफिनेशन और हिज व्यूज, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एक साइंटिफिक बेस दिया, और पहली बार उन्होंने जो इकोनॉमिक्स का स्कोप है या जो सब्जेक्ट मैटर है उसको इन्होंने एक मेथोडिकल या एक लॉजिकल मैनर में कंसीडर किया कि इट इज रिलेटेड विद एंड्स एंड मीन्स, एंड रॉबिन्स फोकस्ड ऑन स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। उनका सारा का सारा जोर जो था वो साधनों की सीमितता या दुर्लभता पर था। और फिर उन्होंने अपना कंक्लूजन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया था कि ये इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, कि अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान है, और इट इज साइंस ऑफ इकोनोमाइजिंग, और इट कैन बी सेड साइंस ऑफ स्कैर्सिटी। तो रॉबिन्स का जो फोकस था वो मनुष्यों के व्यवहार के एक जो चुनाव करने का पक्ष होता है वहां तक सीमित था। इट वाज फोकस्ड ऑन द चॉइस मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और उसको ये स्कार्स रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में उन्होंने यूज किया, और उनका सारा फोकस यहीं पर रहा। ऑब्वियसली ये इस चीज ने एक साइंटिफिक बेस दिया इकोनॉमिक्स को, और उसके स्कोप को भी एक आप कह सकते हैं एक आधार दिया, क्योंकि हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स हैं उनके व्यूज भी जो हैं वो रॉबिन्स की डेफिनेशन पर ही बेस्ड है। उनकी सेंट्रल थीम वही है। रॉबिन्स ने जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज या साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग वाली जो बात की थी, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उनके व्यूज भी उसी बात पर बेस्ड है। However, when it comes to subject matter of economics, the modern economists they take a different approach in describing the subject matter of economics. And according to them, the subject matter of economics can be seen as economic activities or as economic systems or economic policies. तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनका जो विचार है, उनकी जो विचारधारा है, उसके हिसाब से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री या विषय वस्तु जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक क्रियाएं भी हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स या आर्थिक तंत्र भी हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज या आर्थिक नीतियां भी हैं। ये सारी चीजें अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को निर्मित करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि कितने तरीके की होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हो सकती हैं, तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे बेसिकली यहाँ पर कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक फाइनेंस को भी मैं छोड़ रहा हूँ जानबूझ के। ये 4 एक्टिविटीज यहाँ पर दी हैं जिनको हम बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह सकते हैं। इसमें कंजम्पशन का पार्ट जो है वो ऑब्वियसली कंज्यूमर की एक्टिविटीज से रिलेटेड है, और ये इस बात से संबंधित है, इस बात से रिलेटेड है कि हाउ डू कंज्यूमर्स सेटिस्फाई देयर वांट्स, हाउ डू दे फुलफिल देयर नीड्स क्या है उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए, फुलफिलमेंट के लिए।
वो किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज जो है वो कंज्यूम करते हैं, और इससे वो उनको किस तरीके से जो भी यूटिलिटी उनको मिलती है किस पैटर्न पर मिलती है, और कैसे वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं कंज्यूमर्स। ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं इस पहले वाले पॉइंट पर, कंजम्पशन या उपभोग। तो पहली आर्थिक क्रिया ये कंजम्पशन या उपभोग है। दूसरी चीज प्रोडक्शन या उत्पादन। अब यहाँ पर जो उपभोक्ता या कंज्यूमर्स जिन चीजों का उपयोग करते हैं वो कहाँ से आती हैं? ऑब्वियसली वो प्रोड्यूस होती हैं। तो कंज्यूमर नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए जो भी उनको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन होता है, उत्पादन किया जाता है, वो उत्पादन किस प्रकार से होता है, किन साधनों किन फैक्टर्स का यूज होता है इसमें, किस पैटर्न पर उनका यूज होता है, क्या मेथड्स हैं प्रोडक्शन के क्या लॉज हैं, उत्पादन के क्या नियम हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोडक्शन वाले सेक्शन में हम स्टडी करते हैं। तो mainly how the things, commodities or services are produced, what methods are used, what factors are used, and what are the various laws of production functions क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के इस एस्पेक्ट में। द थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सचेंज, विनिमय। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं खरीदी जाती हैं और प्रोड्यूसर उनको बेचता है, तो ये क्रय विक्रय की प्रक्रिया, दिस प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग, दिस क्रिएट्स एक्सचेंज, दिस इज नोन एज एक्सचेंज प्रोसेस। और यहाँ पर सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है प्राइसिंग की, प्रोडक्ट प्राइसिंग। जो भी प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, की प्राइस क्या होगी, उसकी कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होगा, ये यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वो एक्सचेंज में या विनिमय में वो होती है। एंड द फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, विच इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग साधनों का मूल्य निर्धारण। इसके पहले एक्सचेंज में जो हम लोग ने पढ़ा वो था प्रोडक्ट प्राइसिंग, उत्पाद का मूल्य निर्धारण। लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर प्राइसिंग, यानी उत्पादन के काम में जो साधन लगे हुए हैं, व्हाट एवर फैक्टर्स आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, हाउ दे आर रिवार्डेड, हाउ देयर रेम्युनरेशन इज डिसाइडेड। तो उत्पादन के इन साधनों का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होगा, उनको पारिश्रमिक किस प्रकार से दिया जाएगा, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि उत्पादन में उनका हिस्सा किस प्रकार से मिलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण की प्रॉब्लम है। यहाँ भी हमारे सामने बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली तो ये चार एक्टिविटीज है, और पांचवी इसमें बाद में जो ऐड हुई है वो है पब्लिक फाइनेंस, राजस्व, जिसे हम लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त भी कहते हैं। और जैसा कि नाम ही बताता है, इट इज कंसर्न विद द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू और इवन डेट ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट्स। ये राज्य की या सरकारों की आय से, व्यय से या ऋण से संबंधित है। तो इसमें इन जो गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसीज हो सकती हैं, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू या डेट रिलेटेड, उनकी स्टडी की जाती है। तो एक ये कितने तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, ये तो यहाँ पर अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एक और चीज यहाँ अगर इसमें जोड़ दी जाए तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज एक्टिविटीज। इन आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य क्या हैं। अब अगर ऑब्जेक्टिव्स को हम देखें तो ब्रॉडली दो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सामने। नंबर वन, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी साधन उपलब्ध है उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं, तो अर्थव्यवस्था में जो भी साधन उपलब्ध हैं उनको किस तरीके से उपयुक्त तरीके से उनका आवंटन किया जाए। आवंटन करना है ऑब्वियसली प्रोडक्शन पर्पस से, उत्पादन के कार्यों में उनको किस तरीके से एलोकेट किया जाए, किस तरीके से आवंटित किया जाए इन साधनों को। और दूसरा है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का पूर्ण क्षमता के साथ प्रयोग, इन साधनों का पूरा प्रयोग किस तरीके से हो। अब आप देख सकते हैं कि जो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, that takes us to study of microeconomics.
वो हमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र की ओर ले जाता है। इसके बारे में हम अभी आगे बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सामान्य शब्दों में बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाती है वो छोटी यूनिट्स की, जो बहुत माइक्रो या स्मॉल यूनिट्स होती हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं, उनकी स्टडी की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे एक कंज्यूमर हुआ या एक फर्म हुई या इवन एक इंडस्ट्री भी हुई, ये माइक्रो यूनिट्स में आ सकती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पर हम जो चीजें पढ़ते हैं वो थ्योरी ऑफ डिमांड है, या थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, या प्राइसिंग थ्योरी जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, फैक्टर प्राइसिंग है, ये सारी चीजें यहाँ पर स्टडी करते हैं। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स या व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। उसमें हम, आप कह सकते हैं कि वो एग्रीगेट्स जो कि पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड हो, लार्जर एग्रीगेट्स, उनको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें जो हैं उनका अध्ययन करते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट या प्राइस लेवल या इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड साइकिल्स, इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। अब यहाँ पर अगर पिछली स्लाइड में आप देखें, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और पांचवी चीज आ रही है पब्लिक फाइनेंस, और ऑब्जेक्टिव्स में हम देख रहे हैं उसी से रिलेटेड। तो दो एक ब्रांचेस निकल रहे हैं इकोनॉमिक्स की, आप कह सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर ये कहा जाए कि जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इट वाज कन्फाइंड टू स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उस हिसाब से जो पहली चार, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन चारों चीजों को हम देखें और एक इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में देखें, तो वही अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को निर्धारित करती हैं, विषय सामग्री को निर्धारित करती हैं। इस चीज को बहुत आसान शब्दों में आप यूं ही समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, एनी पर्सन, इट कैन बी यू, मी, एनीवन, एज एन इंडिविजुअल वी हैव लिमिटेड मनी and of course limited time, and we have to use this limited money and time in such manner that we can get maximum utility from it, maximum satisfaction from it. यही अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है, यही this simply constitutes the subject matter of economics, how to spend the limited resources including time to get the maximum satisfaction. तो ट्रेडिशनल अप्रोच या क्लासिकल व्यूज जो थे, उनके हिसाब से ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसको एक इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो यही इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, यही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। तो लेकिन ये हमें सिर्फ एक, वही जैसा मैंने शुरू में ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि हमें प्राइस थ्योरी की तरफ ले जाता है, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को इंडिविजुअल के लेवल से और बढ़ाकर सोशल या नेशनल लेवल तक ले जाता है। वो इंडिविजुअल के लेवल तक उसको नहीं कन्फाइन रखता है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं। तो वहां पर हमारी स्टडी, जो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, उसका दायरा बढ़ जाता है, और यहाँ हम बजाय इंडिविजुअल के नेशनल या पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं, उनका यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो ये जो चीज आ रही है, पब्लिक फाइनेंस, पांचवी चीज यहाँ पर आकर जुड़ गई है, ये इसीलिए जुड़ी है। बाद में जैसे जैसे इकोनॉमिक्स को सही तरीके से देखा गया, या उसका दायरा या उसका एक्सपेंशन होता गया, उसका विस्तार होता गया, उसी के साथ उसकी विषय सामग्री पर भी विस्तार हुआ। तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये तो शुरुआत में था ही, लेकिन अब वो दायरा बढ़ गया, वो इंडिविजुअल से बढ़कर सोशल या नेशनल लेवल उसका आ गया, और उसके साथ ही जैसे जैसे वो बढ़ा, ऑब्वियसली उसमें पांचवी चीज पब्लिक फाइनेंस के नाम से आके जुड़ गई। और इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बेसिकली दो ब्रांचेस आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दोनों का सब्जेक्ट मैटर अलग है। हालांकि ये दोनों इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट मैटर्स अलग अलग हैं। सो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का देखने में, इसके बाद जो चीज आती है स्कोप को, सब्जेक्ट मैटर को ही कवर करते हुई, वो है इकोनॉमिक सिस्टम। तीन चीजें मैंने बताई थी शुरू में आपको, जो सब्जेक्ट मैटर को एक्सटेंड करती हैं: एक्टिविटीज, सिस्टम्स एंड पॉलिसीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज।
तो एक्टिविटीज आपने देखी कितने तरीके की हो सकती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, यहीं से हमको एक वो दो इकोनॉमिक्स की अलग अलग ब्रांचेस भी मिल जाती हैं। और अब हम आते हैं देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम आर नथिंग बट सिंपली द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और डिजाइन और स्ट्रक्चर विद इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर कैरीड आउट। जो भी ये ढांचा व्यवस्था में बना हुआ है लीगल या इंस्टीट्यूशनल, जिसमें कि ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी ऑपरेशंस होते हैं इन सारी एक्टिविटीज के, तो वो स्ट्रक्चर ही जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। ब्रॉडली यहाँ पर जो सिस्टम है उसको कैपिटलिज्म या सोशलिज्म के नाम से आप समझ सकते हैं। कैपिटलिज्म यानी ऐसी पूंजीवाद, ऐसी व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं होता है, इकोनॉमी को गवर्नमेंट फ्री छोड़ती है, उसमें कोई कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता है और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रीली होती हैं। तो ये कैपिटलिज्म का तरीका है। और इसका ठीक उल्टा सोशलिज्म पैटर्न पे हो सकता है इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पर सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है क्या होगा क्या नहीं होगा, और सारी कंजम्पशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक की सारी एक्टिविटीज जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन पर ही बेस्ड होती हैं। और या फिर हमारे सामने मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम हो सकता है, जहां पर सर्टेन फंक्शंस दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट्स एंड अदरवाइज people are free for doing or for carrying out certain economic activities। तो कुछ क्षेत्रों में आर्थिक क्रिया करने की स्वतंत्रता होती है और कुछ क्षेत्र जो है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। ये मिक्स सिस्टम हो सकता है, मिक्स इकोनॉमी हो सकती है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम्स, इनको भी हम स्टडी करते हैं। इट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसी के क्षेत्र का ही एक अंग है। एंड देन वी हैव इकोनॉमिक पॉलिसीज, द 13 इकोनॉमिक, आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियां, there are certain objectives, they are decided, and to achieve those objectives certain planning has to be done। तो अर्थव्यवस्था में भी इसी तरीके से लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए किस तरीके से हम रिसोर्सेस को यूज करेंगे, किस तरीके से अपने साधनों का प्रयोग करेंगे, ये सारा इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट है, आर्थिक नीति का अंग है। और नॉर्मली दिस इज नोन एज नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी आ सकती है, इकोनॉमिक प्लानिंग तो है, प्राइसिंग पॉलिसी भी आ सकती है, फिस्कल पॉलिसी ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट वो भी है। तो ये आर्थिक नीतियों का जो अध्ययन किया जाता है, इन सभी नीतियों का, वो भी अर्थशास्त्र के ही विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से अगर इतनी सारी चीजें जो है वो अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। अगर आप देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, different kinds, their objectives, the different economic systems, and economic policies and its constituents, वो सारी चीजें जो है वो अर्थशास्त्र के इस विषय वस्तु को निर्धारित करती हैं। तो ये बात सही है कि इन सारी चीजों को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता है और इसीलिए इकोनॉमिक्स आगे चल के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है। और इनिशियली जो भी इकोनॉमिक्स की शुरुआत करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही पढ़ता है, जो कि प्राइसिंग थ्योरी से रिलेटेड है। और बेसिकली यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्हीं को, या इकोनॉमिक थ्योरी, इन चीजों को स्टडी किया जाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं अपने अध्ययन के क्षेत्र में, स्टडीज में, वैसे वैसे डिफरेंट इकोनॉमिक्स के जो और डिफरेंट ऑफशूट्स हैं या वर्जन्स हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स या और चीजें, वो चीजें भी आपके सामने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आती जाती हैं। तो इतना देखने के बाद अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में, कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, इसका स्वभाव क्या है। So there has been a lot of debate over this issue, and though it's not very meaningful to devote much time on this debate, so बहुत नक्शल में, बहुत संक्षेप में मैं इस इशू को एड्रेस कर रहा हूँ। साइंस या विज्ञान, साइंस का मतलब मोस्टली यहाँ पर जो आपकी फिजिकल साइंस, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, इस तरीके के साइंसेज जो नेचुरल साइंसेज हैं, उनसे लिया जाता है। तो यहाँ पर साइंस या विज्ञान का मतलब क्या है? साइंस का वर्बटम मीनिंग तो है नॉलेज।
लेकिन जिस रेफरेंस में हम साइंस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहां इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ knowledge in an organized manner. So organized or systematized knowledge that is an integral feature or very essential feature of any subject if it is to be considered as science. साइंस में होता क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ थ्योरीज. साइंस में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, in which simply these theories they have power to explain. They can explain certain events. They can explain cause effect relationships. कि अगर एक काम हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा, और ये जो संबंध है, ये संबंध ऐसा क्यों है, ये रिलेशनशिप ऐसा क्यों है, कॉज इफेक्ट के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने की पावर होती है इकोनॉमिक्स में, तो सॉरी साइंस में. तो साइंस जो है वो अपनी इस एक्सप्लेनेशन पावर के नाते ही अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाता है. वो इस वजह से और होता है क्योंकि जब यहाँ प्रिसाइज पावर टू एक्सप्लेन होती है, एक निश्चित शक्ति होती है विज्ञान की, साइंस की थ्योरीज में, जो विज्ञान के सिद्धांत हैं उसमें, तो इस बेसिस पे प्रेडिक्शंस पॉसिबल होते हैं. तो साइंस हैज दैट पावर ऑफ प्रेडिक्शन. क्यों? क्योंकि ये एक इवेंट को एक्सप्लेन कर सकता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ये रिलेशनशिप ऐसी क्यों होगी इसको एक्सप्लेन कर सकता है. तो इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकता है, उसके बेसिस से प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा. तो इस वजह से साइंस की या विज्ञान की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है. इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट इट हैज वेरी प्रिसाइज पावर टू एक्सप्लेन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ प्रेडिक्शन. साइंस में जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण होता है. यानी कि यहाँ पर्सनल ओपिनियंस का, पर्सनल फीलिंग्स का और इस तरीके के प्रेजुडिसेस का कोई भी स्थान नहीं होता है. साइंस इज टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक. तथ्यों पर, तर्कों पर आधारित होता है, और इसमें सब्जेक्टिविटी या भावनात्मक जो तत्व है वो बिल्कुल भी नहीं होता है. इट हैज गॉट एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच. ऑल्सो इन साइंस वी यूज साइंटिफिक मेथड्स. वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग किया जाता है. तमाम उससे संबंधित जो चाहे प्रयोगशालाएं हों, चाहे यंत्र हों, चाहे तरीके हों, उनका प्रयोग किया जाता है, और तब ये थ्योरीज फॉर्म होती हैं. और फाइनली ये सारी चीजें दे लीड टू यूनिवर्सल ट्रुथ्स. ये थ्योरीज, उनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, उनसे सार्वभौमिक सत्य जो है वो निर्धारित होते हैं, और वो सत्य छोटे से लेकर बड़े तक हो सकते हैं. तो अब इस कसौटी में अगर देखा जाए कि इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट उसको साइंस माना जाए या ना माना जाए, अगर इकोनॉमिक्स को इन सारी कसौटियों पे हम देखना चाहेंगे, इन सारे क्राइटेरिया पे देखना चाहेंगे, क्राइटेरिया पे, तो आप पाएंगे कि इकोनॉमिक्स में ये सारी प्रॉपर्टीज तो है, नो डाउट. इकोनॉमिक्स भी कलेक्शन ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटाइज नॉलेज, ऑर्गेनाइज नॉलेज है. यहाँ हमारे पास थ्योरीज हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं. लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, हमारे पास प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरीज हैं, हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शंस हैं, हमारे पास लॉज ऑफ प्रोडक्शन है. बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन भी करती हैं और प्रेडिक्ट भी कर सकती हैं. ऑब्जेक्टिव अप्रोच रीजनेबल लेवल तक यहाँ उतना तो नहीं जितना फिजिकल साइंसेज में होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी ऑब्जेक्टिविटी है, थोड़ी बहुत है, उतनी ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी है. यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज फॉर्म करने में भी यथासंभव साइंटिफिक मेथड्स का ही यूज होता है. एंड दे थ्योरीज आल्सो लीड टू यूनिवर्सल ट्रुथ्स. इकोनॉमिक theories they also are capable of predicting and leading us to universal truth. तो ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स का दर्जा या इकोनॉमिक्स का स्टेटस एक नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के किसी ब्रांच जैसा नहीं है. उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है that economics basically it studies human beings. It is study of mankind. It is concerned with studying the economic activities, the behavior of human beings.
सो ऑब्वियसली नेचुरल या फिजिकल साइंसेस की ब्रांचेस में हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स उनकी स्टडी करते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और तब हम कोई थ्योरी फाउंड करते हैं और कोई एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वहां सामने आता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लिविंग ह्यूमन बींग्स, रियल फ्लैश एंड ब्लड, मेड फ्लैश एंड ब्लड ऐसे ह्यूमन बींग्स, इनकी हम बात कर रहे हैं। और जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो बहुत ऑब्वियस है कि ह्यूमन बिहेवियर का प्रेडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, एंड इट वेरीज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो एक चीज बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कम हो जाती है और सब्जेक्टिविटी का स्कोप थोड़ा सा बढ़ जाता है, इंटरफेरेंस हो जाता है। तो उतना ऑब्जेक्टिव हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज में इसीलिए नहीं रह पाते क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर का, मनुष्यों के स्वभाव का, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। और यही वजह है जो इसके साइंस होने के बेस को थोड़ा सा कमजोर कर जाती है। और एज अ रिजल्ट हम यही कहते हैं कि इट्स अ सॉफ्ट साइंस, इट्स अ वीकर साइंस, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। उतना सटीक नहीं है तो साइंस जैसा ही, लेकिन एग्जैक्टली उतना परफेक्ट नहीं है जितने के फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस की ब्रांचेस जो हैं वो है। तो बहरहाल फिर भी इसमें साइंस की सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि इट इज साइंस बट सोशल साइंस। यस, इकोनॉमिक्स के नेचर को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहीं पर एक और चीज आ जाती है कि सो साइंस हम मान रहे ठीक है कमजोर है, लेकिन है साइंस है, विज्ञान है। तो यहाँ पर साइंस का भी पॉजिटिव एस्पेक्ट या नॉर्मेटिव एस्पेक्ट आता है। पॉजिटिव साइंस विच एक्सप्लेन्स द एक्चुअल सिचुएशन, व्हाट इज, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, दिस इज एक्सप्लेन बाय द पॉजिटिव साइंस। तो अगर कोई भी चीज है, जैसे हम कहें कि जहर पीने से मृत्यु हो जाएगी, कंजम्पशन ऑफ पॉइजन लीड्स टू डेथ, अगर ये दिस इज अ फैक्ट, एंड दिस फैक्ट, द स्टेटमेंट, दिस कम्स अंडर पॉजिटिव साइंस। अब एक आदमी को जहर खाना या पीना चाहिए या नहीं चाहिए, ये पॉजिटिव साइंस की विषय वस्तु नहीं है, ये नॉर्मेटिव साइंस की विषय वस्तु है। इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, द पॉइजन शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। So what should be done? This is subject matter of normative science. And what is actual situation? That is the subject matter of positive science. तो पॉजिटिव साइंस हमें यही बतलाता है what is, और नॉर्मेटिव साइंस हमें यही बताता है कि what should be और what ought to be। ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो अब ये कह पाना कि इकोनॉमिक्स इसमें से पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है, इस पर भी बहुत डिबेट होता रहा है, क्योंकि जो लोग इकोनॉमिक्स को एक प्योर साइंस के रूप में देखना चाहते थे वो इसी बात को सपोर्ट करते रहे कि इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस एंड इसका कोई नॉर्मेटिव एस्पेक्ट नहीं है। और इवन ऐसे स्टेटमेंट्स भी आते थे कि इकोनॉमिक्स, बोल्डिंग का स्टेटमेंट है ये, बोल्डिंग इकोनॉमिस्ट है, कि इकोनॉमिस्ट स्टडीज चॉइसेस, ही डज नॉट जज देम, उन पर अपना निर्णय नहीं देता है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स का तो सब्जेक्ट मैटर ही जो है वो ह्यूमन बिहेवियर है, और जहां पर भी ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व हो जाता है वहां पर आप नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। नॉर्मेटिव एस्पेक्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो जरूरी हो जाती हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझा जाए और उनको दूर किस तरीके से किया जाए, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से खोजा जाए, ये भी एक पार्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स का। तो ये कहना कि इकोनॉमिक्स का खाली पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट नहीं है, ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा। इकोनॉमिक्स जितना पॉजिटिव साइंस है उतना ही या उससे कहीं ज्यादा नॉर्मेटिव साइंस है। और अगर इकोनॉमिक्स को ये भी पूछा जाता है अक्सर, या डिबेट होता है कि वेदर और नॉट इट इज एन आर्ट, ऑफ कोर्स इट इज एन आर्ट। कला, कला के रूप में भी देख सकते हैं आप इसको, इकोनॉमिक्स को, क्योंकि आर्ट या कला क्या बतलाती है हमें, कोई भी काम सबसे बढ़िया तरीके से किस तरीके से किया जाए, बेस्ट मेथड टू डू समथिंग। इकोनॉमिक्स में भी हम यही करते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक टूल्स हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, जो नॉलेज है हमारी, हम उसको अप्लाई करते हैं। और किससे अप्लाई करते हैं?
ताकि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके हमें सॉल्यूशंस मिल सके। तो अपने आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए हम जो अर्थशास्त्र में हमारी विषय सामग्री है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज फॉर जस्ट फाइंडिंग आउट और रीचिंग सम सॉल्यूशन। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा वो नोमेनक्लेचर बदल जाता है, इकोनॉमिक्स का थोड़ा एक समझने का यूज करने का तरीका बदल जाता है, और यहाँ इकोनॉमिक्स आपके सामने अप्लाइड इकोनॉमिक्स के रूप में आती है। और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हम सिंपली जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस किस तरीके से खोज निकालें इसकी बात करते हैं। एंड दिस ब्रांच आल्सो includes the framing of economic policies। आर्थिक नीतियों का जो निर्धारण होता है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। जब हम इसको आर्ट मान रहे हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो आर्थिक नीतियां हैं उनका निर्धारण भी यहाँ इसी क्षेत्र में आता है। और वही इकोनॉमिक पॉलिसीज जो शुरू में हमने बात की थी उसी रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन के दो मेथड्स होते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी रिकमेंडेशंस के रूप में भी हो सकता है, सुझाव के रूप में भी हो सकता है, जहाँ पे कि एक इकोनॉमिस्ट को या ढेर सारे इकोनॉमिस्ट को कोई भी जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे को उसको भी डिस्कस करना है कि ऑब्जेक्टिव सही है या नहीं सही है, गलत है, और फिर उसके बाद अपने रिकमेंडेशंस देना है या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना है। तो ये इस तरीके का पॉलिसी रिकमेंडेशंस ये इकोनॉमिक प्लानिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ एक इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिस्ट का रोल जो है वो एडवाइजरी रोल हो जाता है, सलाहकारी एक उसका रोल भूमिका हो जाती है। एंड सेकेंडली इकोनॉमिक पॉलिसी सजेशंस, जहाँ पर कि उद्देश्यों के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, उद्देश्य पहले से निर्धारित होते हैं, लक्ष्य सिर्फ पॉलिसी मेकिंग होता है कि उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, उसके लिए क्या पॉलिसी बनाई जाए। तो पहली चीज में जो पॉलिसी रिकमेंडेशन है वहाँ ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस किया जाता है और तब सजेशंस दिए जाते हैं या रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। और सेकंड वाला जो सजेशन वाला पोर्शन है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है, सिर्फ पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। तो इकोनॉमिक्स दोनों काम करता है, एडवाइजरी रोल भी होता है और पॉलिसी फ्रेमिंग या पॉलिसी मेकिंग में भी उसका पूरा पूरा रोल होता है। तो यहाँ पर अपने वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स जो आर्ट है उसको वो डिस्प्ले करता है। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अब फाइनली हम कह सकते हैं इस पे कि नाउ इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है, और समाज में तमाम मनुष्य रहते हैं और वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सोसाइटी कैसे काम करती है ये इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु है, हाउ सोसाइटी वर्क्स। So for that, economics has to study the behavior of people who are part of that society. So economics it studies humankind, मानव जाति या उसके व्यवहार का अध्ययन है। और खास बात यही आती है कि यहाँ पर फ्री विल या एक जो it is concerned with the variation in the behavior of people. As a person, we are capable of behaving in different manner under the same circumstances. तो एक सिचुएशन में अगर एक व्यक्ति एक तरीके का बिहेवियर उसका है तो जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर भी उसी तरीके से हो, या इवन उस एक व्यक्ति का ही बिहेवियर उसी एक कंडीशन में डिफरेंट टाइम्स पर अलग अलग हो सकता है। So it makes very difficult to study the behavior of people in a society। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम व्हाट इज या जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको तो स्टडी करते ही है, और यहाँ पर व्हाट कुड बी या जो एक नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है उसको भी स्टडी करते हैं। जो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस वाली दोनों बातें हैं वो दोनों चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस तो है ही, लेकिन इसको सोशल साइंस ही माना जाता है। और चूंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से ही के स्टडी से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको सोशल साइंस ही माना गया है। और जहाँ तक इसके पॉजिटिव या नॉर्मेटिव एस्पेक्ट की बात है तो दोनों ही एस्पेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। और इस बात को समझने के लिए शायद ये स्टेटमेंट जो कि हिटफील्ड का है ये सबसे बढ़िया है। इकोनॉमिक्स देन इज अ साइंस बट अ सोशल रेदर देन अ फिजिकल साइंस।
It aims at offering explanations of what is and opens up the possibility of forecasting and even controlling what the economic future will be. सीधे सीधे इन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि अर्थशास्त्र तो विज्ञान तो है, लेकिन सामाजिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि ये तो एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज, वस्तुस्थिति क्या है, बट इट ओपन्स अप द पॉसिबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग। ये जो पूर्वानुमान की जो संभावनाएं हैं उसको भी ओपन अप करता है, उसको भी खोलता है। एंड इवन कंट्रोलिंग व्हाट द इकोनॉमिक फ्यूचर विल बी, आर्थिक भविष्य किस प्रकार होगा, किस प्रकार का होगा, इस चीज को नियंत्रित करने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। तो दिस इज अबाउट द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो है व्हाट इज, लेकिन नॉर्मेटिव एस्पेक्ट भी है। So it has been rightly said, it is also a perspective discipline aimed at eliminating other possible states of the world. तो इन सारी चीजों को दिखाने में इकोनॉमिक्स सक्षम है। So that's all for this first part of the scope of economics. I hope you have enjoyed this portion, and the remaining half I will take up in the next video.